Hello students, welcome to the online platform of अरिहंत पढ़ाकू। My name is रोहित गुप्ता, your chemistry faculty, और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर में उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर से क्या हो चुके हैं, रिमूव। देखिए यहाँ से जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें दो टॉपिक आपके जो है वो रिमूव हो चुके हैं। पहला है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और एक टॉपिक जो कि रिमूव हो चुका है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, उसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये टॉपिक तो रिमूव हो गए, क्या हमारा चैप्टर ईजी हो गया? यस, ये चैप्टर क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। तो क्या ये आप जानने के लिए इच्छुक हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है और जो हमें पढ़ने चाहिए? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और उसकी क्वेश्चंस को भी हमें डिस्कस करने हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। थर्ड टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, रॉल्ट लॉ और हेनरी लॉ के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में आता है वो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आइए इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.25 कैपिटल M सोल्यूशन इज। तो आपको अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 बताना है, ठीक है, कि वो कितना होगा। तो यहां पर सबसे पहले आप इस टर्म को समझिए कि कैपिटल M का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल M का मेरे प्यारे बच्चों मतलब होता है मोलेरिटी। क्या होता है मतलब? मोलेरिटी। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, मोलेरिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलेरिटी, जिसको हम कैपिटल M रिप्रेजेंट करते हैं? वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और डिवाइड में आता है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमेशा किस में रहता है? लीटर में रहता है। हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज सॉल्यूट को हम यहाँ B रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स बराबर क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है? वॉल्यूम, जो कि किस में दे रखा है? लीटर में दे रखा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर वॉल्यूम किस में दे रखा है? मिलीलीटर में दे रखा है। तो आप क्या करोगे? इस वॉल्यूम को लीटर से आप कन्वर्ट करोगे मिलीलीटर में, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय करोगे 1000। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका निकल गया किसका? मोलेरिटी का। अब जो जो कंटेंट हमारे पास दे रखे हैं उसको हम यहाँ पे पुट अप करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले 0.25 कैपिटल M, ये आपको हमको तो क्या दे रखी है? मोलेरिटी। तो 0.25 हमने यहाँ लिखा, इज इक्वल टू मास हमें कैलकुलेट करना है, WB हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 1000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम आपको दे रखा है मिलीलीटर में 250, ओके, ये दिस इज इन मिलीलीटर। एक प्रॉब्लम आई है कि हमें मोलर मास बताना है, ठीक है। मोलर मास किसका बताना है? मोलर मास हमें बताना है बेटा Na2CO3 का। तो यहां पर सबसे पहले हम देखें मोलर मास ऑफ Na2CO3 क्या होगा? देखो सोडियम का क्या होता है? 23, मास कितना होता है? 23 इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि Na2 है। प्लस का क्या करना पड़ेगा बेटा? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो इसका कितना होता है? 12। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है एटॉमिक मास? 16, और क्योंकि 3 है तो 3 कराओ। कितना हो गया बच्चों? 46 प्लस 12 प्लस 16, 3 कितना हो गया? 48। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। 48 और 12 कितना होता है बेटा? 60 और 46 होता है 106। ओके, 106, तो यहां पर वैल्यू रखो आप 106। डन। नाउ थ्रू दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज W इक्वल टू हो गया 0.25 इंटू 106 इंटू 250 डिवाइड बाय कितना हो गया बेटा? 1000। ओके, यू कैन कैलकुलेट दिस। कैसे कैलकुलेट करोगे? 250 से 1000 4 टाइम्स कट हो गया। डन। उसके बाद देखो
4 से ये कटा है 2 बार और 4 से कटा ये 2 से कटा है 2 5 जा 10 और 2 3 जा 16, 2 3 जा 6। ओके, तो यहां पर क्या बन रहा है बेटा हमारे पास बन रहा है 0.25 इंटू 53 अपॉन कितना आ गया 2। ओके, एक बार मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूं आंसर कितना आ रहा है और उसके बाद हम देखेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 53 ये आता है आपका 13.25 बेटा, और डिवाइड बाय जब हम क्या करेंगे 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6.63। तो 6.63 के आसपास हमारा कहीं आंसर है। यस, दिस इज योर आंसर 6.625। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन और जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आइए अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखिए, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए और उसके बाद ही हम किसी भी क्वेश्चन को करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व न करें। तो क्वेश्चन हमसे कहता है डाइल्यूट 1 लीटर 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन बाय 5 लीटर वाटर, द नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन इज, यानी कि अगर मैं 1 मोलर H2SO4 में 5 लीटर अगर वाटर को ऐड कर दूं तो नॉर्मेलिटी जो होगी वो नॉर्मेलिटी की वैल्यू आप बताइए कि वो क्या होगी। ठीक है, तो आप यहां पर एक कंटेनर ले, देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं, इसको बहुत धीरे धीरे करेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे। हम यहां पर एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या करा, H2SO4 को फिलअप कर दिया। अब आपको ये पता है कि भाई 1 लीटर है आपका, तो यहां पर हमारा जो वॉल्यूम हो गया बेटा V1 बोल दे इसको, वो कितना है बेटा 1 लीटर। और इसी सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो भी कितनी है 1 कैपिटल M। मोलर है ना बेटा, मोलल होता तो वो मोलेलिटी होता, मोलर है तो ये क्या है मोलेरिटी है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या किया है भाई, हमने इसमें ऐड किया है, हमने कुछ चीजों को क्या किया है, ध्यान से देखो। अब हमने ऐड किया इसके अंदर 5 लीटर वाटर। ऑब्वियसली बात है, अगर इसका वॉल्यूम 1 लीटर है और अगर मैं इसके अंदर 5 लीटर वाटर को ऐड कर दूं तो टोटल जो वॉल्यूम मिलेगा मुझे इस जगह पे, वो वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा V2, कितना होगा वो 6 लीटर वॉल्यूम होगा। ठीक है, मगर इस केस में आपको यहां पर मोलरिटी की वैल्यू यानी कि M2 की वैल्यू, इसको हम M1 बोल दें, M2 की वैल्यू हमें नहीं दे रखी। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां पर M1 दे रखा होता है, M2 दे रखा होता है, V1 दे रखा होता है, V2 दे रखा होता है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड लगता है, वो होता है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो आपके पास क्या क्या है, यहां से आपको M1 दे रखा है वो की है 1, V1 आपके पास है 1, M2 आपको नहीं पता और V2 आपको दे रखा है 6। ओके, यहां से आपके पास M2 की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1/6। डन, आपके पास क्या आ गई 1/6। ये आपकी क्या आई, मोलेरिटी की वैल्यू आई है, M2 की वैल्यू आई है। कब, जब आपने 1 लीटर H2SO4 के अंदर 5 लीटर वाटर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो ये सॉल्यूशन बना है 6 लीटर वाला, इसकी हमें क्या करनी है, नॉर्मेलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एक रिलेशन होता है मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी में। क्या होता है, नॉर्मेलिटी बराबर बेटा होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलेरिटी इनटू n फैक्टर। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। n फैक्टर क्या होता है उसके बारे में भी आपको बता देंगे आपको। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, मोलेरिटी इनटू n फैक्टर। अच्छा, नॉर्मेलिटी को हम n रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलेरिटी को हम m रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहां पर हमने लिख दिया n फैक्टर। अब देखो, मोलेरिटी आपके पास है, दैट इज n बराबर 1/6, ये आपके पास है, बट n फैक्टर आपके पास नहीं है। तो n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर का मतलब होता है, n फैक्टर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से जो भी H प्लस आयन कनेक्टेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिप्लेसेबल H प्लस आयन कहते हैं, या उसको आप क्या कहते हो, एन फैक्टर कहते हो। ठीक है, अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं H2SO4 का स्ट्रक्चरल डायग्राम देखूं तो मैं ये देखूंगा कि ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं इसीलिए H2SO4 के केस में आप एन फैक्टर बोलते हो क्या, 2। तो यहां पर एन फैक्टर कितना आता है, 2। क्या सर H2SO4 का हमेशा एन फैक्टर 2 होगा? ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो H2SO4 आपका कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो ही आपका एन फैक्टर कितना होगा, 2। अगर आपका H2SO4 पार्शियली आयोनाइज हो रहा है उस केस में आपका जो एन फैक्टर होगा वो होगा 1। तो यहां पर आपको ये मान के चलना है कि आपका H2SO4 जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है जब उसके अंदर वाटर को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर एन फैक्टर कितना हो गया, 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। एन की वैल्यू कितनी आई, 1/3। अब क्या यहां पर ऑप्शन में आपको कुछ ऐसा दे रखा है, नहीं सर ऐसा तो नहीं दे रखा। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, 1 में डिवाइड करना है 3 का, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 0.33 कैपिटल N। दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके, होप सो ये क्वेश्चन आपको पास क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहेंगे, इफ 5.86 ग्राम ऑफ NaCl, यानी कि ये NaCl का आपको मास दे रखा है, आर डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मैंने क्या करा, इतने ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया इतने ग्राम वाटर में। द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज, NaCl का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे हम। देखो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के बारे में। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, एक जनरल टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट आपका सल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला होता है किसका, मोल फ्रैक्शन का। यहां पर जो आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कहते हो इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब आपको मान लो कि आपको सॉल्वेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट रखो, नीचे आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखो। अगर मान लो आपको मोल फ्रैक्शन सल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ऊपर रखो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आप क्या रखोगे, नीचे। ठीक है, तो ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन हमने मोल फ्रैक्शन की दे दी। अब आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl आपको पूछा गया है। अगर मोल फ्रैक्शन मुझे NaCl पूछा गया है तो मैंने कहा था जो पूछा गया है उसको तो ऊपर रखते हैं, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, ओके, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि आप वाटर में ही तो ऐड कर रहे हो उसको। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर आपको मास दे रखा है इसका और यहां पर भी मास दे रखा है, ऑब्वियसली बात है, तो मोल्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, यहां साइड में करो, इस साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। NaCl के मोल्स कैसे निकालेंगे, मास ऑफ NaCl अपॉन मोलर मास ऑफ NaCl। मास ऑफ NaCl आपको दे रखा है 5.85, ओके, और मोलर मास ऑफ NaCl का मोलर मास कितना होता है, यहां साइड में निकाल दें, मोलर मास ऑफ NaCl। तो Na का कितना होता है एटॉमिक मास 23, Cl का कितना होता है बेटा 35.5। इनको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा 58.5। तो ये आपका आ गया 58.5।
5 डन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। पॉइंट हटे, 2 जीरो नीचे गए, एक हटा, 1 जीरो ऊपर गया। 585 से 585 काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, कितना आ गया 0.1 मोल। ठीक है, 0.1 मोल। अब उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है, वाटर, H2O का निकालना है। तो अब H2O में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, मोल्स बराबर मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, तो मास कितना दे रखा है आपको 90 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है वाटर का। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है मोलर मास जो आपको याद होना चाहिए। वाटर का मोलर मास होता है बेटा 18। ठीक है, तो 18 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 5 8 जा 40, 0 5 1 जा 5, ओके 5 मोल्स आपका आ जाएगा। ठीक है, दोनों के हमने मोल्स निकाल लिए। चलो इन वैल्यू को यहां पर पुट अप कर सकते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, NaCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा, आपके NaCl के नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl 0.1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है बेटा 5। ओके, तो यहां पर कितना आया 0.1 अपॉन 5.1। ओके, नाउ इनको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी 1 बाय कितना आया 51। ओके, 1 बाय 51 की वैल्यू कितनी आएगी, अरे भाई आप भी तो कॉपी पेन लेके बैठे हो, जरा बता दो। ठीक है, 1 बाय कितना आया बेटा 51, इसका आंसर आ रहा है 0.02। दोबारा एक बार करें, 0.02। कहीं मिस्टेक हुआ क्या, एक बार चेक कर लो, आंसर तो 0.02 आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, देखो, अच्छा 0.02 इसके आसपास है ना, ये वाला लगभग क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.02 इसके आसपास है तो ये वाला आंसर आ जाएगा। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूं कंफर्मेशन के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, मास अपॉन मोलर मास होता है, तो 5.85 डिवाइड बाय कितना हो गया 58। 2 जीरो नीचे गए, 1 जीरो ऊपर गया, कैंसल आउट हो गया, 0.1 मोल्स आ गए। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 10 का मतलब कितना होता है 0.1। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, ये 5 बार गया है। ओके, ये भी सही है। इसके बाद आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, NaCl का। यस, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl कितना हो गया भाई NaCl का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl टोटल मोल 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5, यानी 1 अपॉन कितना हो गया, अच्छा ये 5 प्लस 0.1 5.1। ठीक है, तो कितना हो गया 1 अपॉन 51। 1 अपॉन 51 का आंसर कितना आ रहा है, 1 अपॉन 51 का जो आंसर आ रहा है, एक बार और चेक करना चाहता हूं कंफर्मेशन के लिए, वो आ रहा है 0.02 के आसपास। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। होप सो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। ओके, चलिए आइए अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेम तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, मगर डिफरेंट थोड़ा थोड़ा लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं 9 जस्ट ए मिनट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमने हमारा मार्कर ले लिया है, क्वेश्चन के लिए रेडी। ओके, 9.89 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। द मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन की मोलेरिटी क्या होगी, सॉल्यूशन की मोलेरिटी क्या होगी। मोलेरिटी यानी कि कैपिटल M बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में आएगा बेटा, लीटर में। ठीक है, अब देखो यहां तो लीटर में ही दे रखा है, तो आप वाई यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू मिलीलीटर, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत है नहीं। बस ये जरूर आप कर सकते हो कि मास दे रखा है तो आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आप जरूर कर सकते हो। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर दो किसमें, लीटर में। ओके, नाउ मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लिखा हुआ है मोलेरिटी कैलकुलेट करनी है। क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 9.89 ग्राम, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है भाई, याद होना चाहिए 98 होता है। खैर हम निकाल लेते हैं,
जैसे H2SO4 की अगर हम बात करें तो इसका मोलर मास निकालना है, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 into 1 प्लस सल्फर का कितना होता है बेटा 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 4 into 16, ठीक है। तो 2 प्लस 32 प्लस 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 64, तो 64 प्लस 32 कितना होता है 96, 96 और 2 कितना होता है 98, ठीक है। तो यही हमने लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय कर दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितना है भाई 2 लीटर, आपको देखो ऊपर दे रखा है। तो मेरी बात सुनो, अप्रोक्सीमेट आंसर लगाएंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट हम यहां से हटाएंगे और 2 0 हम नीचे लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको 98 दिख रहा है और यहां पर 989 दिख रहा है। हम अप्रोक्सीमेशन क्यों लगा रहे हैं? हम अप्रोक्सीमेशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो आंसर्स हैं, इन आंसर्स में डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अगर मान लो आपका आंसर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 में होता तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाते, हमें यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर को निकालना पड़ता। तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन डेफिनेटली लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? देखो 98 से 989 अप्रोक्सीमेटली कटा है 10 टाइम्स, लगभग मैं इसको 10 बार काट रहा हूं, ठीक है। और ये 10 जो है उससे ये 1 0 कट गया, तो मेरे हिसाब से यहां पर कुछ आंसर आना चाहिए 1/20। बोलो यस और नो। ऊपर 1 आ गया, नीचे 0 है तो 1/20, और 1/20 का मतलब मेरे ख्याल से होता है 0.0, करें कैलकुलेट कितना होता है 1/0.05 के आसपास कुछ होता है, चेक कर लो एक बार। देखो 21 पॉइंट लगा 0, ठीक है, फिर 0 लगा फिर 0, 20 की टेबल में 5 बार जाएगा, कितना आ गया 100, कैंसल आउट हो गया। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.05 कैपिटल M। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। चलो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml सॉल्यूशन। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या करना है यहां पर, हमें इस क्वेश्चन में देखिए, हमें इस क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, वही सेम चीज दे रखी है। क्या क्या दे रखा है, हमें मास दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा, मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है, ठीक है 5 ग्राम, ओके। और ये क्या है 5 ग्राम NaOH है, ओके, ये भी क्लियर है। उसके बाद वॉल्यूम दे रखा है किसमें, ml में, वो कितना है बेटा 250 ml। डन, ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, मुझे क्वेश्चन दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, तो NaOH का मोलर मास की मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो मोलर मास ऑफ NaOH ये मैं निकालना चाहता हूं। तो Na का कितना होता है बेटा 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना आ गया बेटा ये 40 आपका आंसर आया है। आओ अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको मोलरिटी बतानी है यानी कैपिटल M बताना है। कैपिटल M क्या होता है, वही सेम चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट, डायरेक्ट कर रहा हूं, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहां पर क्या है NaOH, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। ध्यान से देखना, वॉल्यूम यहां पर किस में है बेटा, मिलीलीटर में। तो अगर मैं वॉल्यूम को मिलीलीटर में करूं तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो कैपिटल M बराबर कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है 5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे हम, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट 40 निकला है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम किस में दे रखा है मिलीलीटर में 250। तो देखो 250 यहां हो गया। तो 250 से 1000 4 टाइम्स कटेगा, 4 से 40 10 टाइम्स कटेगा, और 5 से 10 2 टाइम्स कटेगा। तो यहां पर कुछ 1/2 आएगा, और 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज 0.5। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है। आपको ऑफलाइन में बिल्कुल ऐसा आपको प्रिपेयर कर देंगे कि जैसे आपने सोचा होगा कि आप कोचिंग जा रहे हैं और आप एजुकेशन को ले रहे हैं, ठीक है। बस धीरे धीरे आप इस चीज को समझते जाइए। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
और ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में भी आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं बेटा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है टर्म 1 की वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। और आपको टर्म 1 में अश्योर कर रहा हूं मैं कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अभी धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ेगा, है ना। कुछ कुछ टर्म्स आपको समझनी होगी। नॉर्मेलिटी क्या होती है ना। नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो ये सब चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको क्वेश्चन में द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 कैपिटल एम। अब देखो क्वेश्चन समझना, 0.3 कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब है मोलेरिटी, यस और नो। कैपिटल एम का मतलब क्या है? मोलेरिटी। और नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी में क्या क्या रिलेशन होता है? कैपिटल एम इंटू एन फैक्टर, हमने आपको बताया था पीछे। कैपिटल एन इक्वल्स टू क्या होता है? कैपिटल एम इंटू एन फैक्टर। एन क्या होता है? नॉर्मेलिटी। एम क्या होता है? मोलेरिटी। ठीक है। अब यहां पर आपको पूछा गया है कि नॉर्मेलिटी बताओ। आप नॉर्मेलिटी बताओ कब? जब मोलेरिटी आपको 0.3 दे रखी है, तो ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालनी है कब? जब मोलेरिटी हमें 0.3 दे रखी है। मगर एक प्रॉब्लम आ गई कि एन फैक्टर यहां पर हमें नहीं पता। अब इस एन फैक्टर के सॉल्यूशन के लिए आपको यहां पर एक कंपाउंड दिया गया है H3PO3। इसको बोलते हैं क्या? फॉस्फोरिक एसिड। एक वीक एसिड होता है ये। ठीक है। अब अगर आपको एन फैक्टर पता करना है तो कभी कभी कुछ कुछ कंपाउंड को आपके स्ट्रक्चर्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। वैसे 11th क्लास में जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया जाता है तो वहां पर काफी डिटेल में स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की जाती है। ठीक है। तो हम यहां पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं कैसे होगा। देखो बेटा, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सो एसिड है ये। ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा? एक ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है यहां पर, एक ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है यहां पर। ठीक है। डन हो गया। 3 ऑक्सीजन हो चुके हैं। अब इन 2 ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है बेटा? 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहां पर क्या होंगे बेटा? कनेक्टेड। और तीसरा जो हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है? फास्फोरस से कनेक्टेड होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है फास्फोरिक एसिड का, जो कि एक वीक एसिड होता है। इसको ऑक्सो एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसको ऑक्सो एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि फास्फोरस जो है उसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है। जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं उन सब में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है। ठीक है। अब यहां पर आप इस स्ट्रक्चर से पता कर सकते हो कि इसका एन फैक्टर कितना होगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा था नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन अटैच्ड विथ ऑक्सीजन। अब यहां पर हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है यानी 1, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है यानी दिस 1। तो यहां पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही क्या होंगे बेटा? रिमूव होंगे। 3 हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे। कभी भी किसी भी एसिड को देख के ये मत सोच लेना कि अगर इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो भी क्या होगा? 3 होगा। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ वही हाइड्रोजन रिमूव होंगे जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे। तो यहां पर आपको एन फैक्टर कितना मिला? 2। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। 0.3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 0.6। और क्या होगा? कैपिटल एन। यानी नॉर्मेलिटी आपकी कितनी निकल रही है? 0.6। एक बार चेक कीजिए ऑप्शन में कहीं है क्या? 0.1, 0.9। यस, दिस इज योर आंसर। ठीक है। डन। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है? विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू को जब आप इंक्रीज कर दो, विच ऑफ दीज चेंजेस, तो इनमें से क्या चेंज होगा। आप ऐसा भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि टेम्परेचर इनमें से किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखो, टेम्परेचर डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। यहां पर हम इस चीज को करके दिखाते हैं आपको, फिर ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, चलिए देखते हैं बेटा। टेम्परेचर डिपेंड करता है किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर। हमेशा ध्यान रखना कैसे। यहां पर एक क्वेश्चन है कैसे। बहुत सारे टीचर बताते हैं कि टेम्परेचर डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर, मगर कैसे? देखो, जब आप क्लास 11th में थे तो वहां पर आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा होगा और वहां पर आपने देखा होगा कि एक इक्वेशन होती है PV = nRT। तो यहां इस रिएक्शन से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
टेम्परेचर के, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। अब आओ इनके बारे में इनके बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि वॉल्यूम इनमें से किसके ऊपर आ रहा है, एक बार चेक करो, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दीज चेंज, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या चेंज होगा, वो चेंज होगा जिसके अंदर वॉल्यूम पैरामीटर आएगा। अब आप ही चेक करिए कि इनमें से वॉल्यूम किसके अंदर आता है। देखो मोलेलिटी क्या होता है, मोलेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर मास है मगर वॉल्यूम नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो आपको अभी पता है, काफी सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कि यहां पर भी वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। अब बात करते हैं मोलरिटी के ऊपर। मोलरिटी क्या होती है भाई, मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने लिखा था कैपिटल M बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये लीटर में, ये फॉर्मूला हमने लिखा था, यानी कि सीधी सी बात है कि मोलेरिटी जो होती है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है। हाँ, ये बात और होगा कि मोलेरिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वॉल्यूम के, ये बात और होगा, मगर डिपेंड कर रहा है। अगर ये डिपेंड कर रहा है तो यस, दिस इज योर करेक्ट आंसर, मोलेरिटी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो होप सो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्या होगा, क्लियर। आओ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहीं ना कहीं रिलेट पीछे वाले क्वेश्चन के साथ भी करता है, मगर एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से कंसंट्रेटेड बनाए रखिए और क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझने से पहले हमें पढ़ना होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो तो इनमें से किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा। डिक्रीज इन कैपिटल M, देखो कैपिटल M होता है मोलेरिटी। देखो मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं सॉल्यूशन में, कैपिटल M जो होता है वो क्या होता है, मोलेरिटी। स्मॉल m जो लिखा हुआ है सामने वो होता है मोलेलिटी। बात समझ में आ गई, ये कैपिटल M और स्मॉल m है। अब अगर आपने बोला है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, तो सीधी सी बात है, वापस वही चीज है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी मोल फ्रैक्शन तो नहीं है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मोलेलिटी की, तो पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट आता है, यानी ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डन, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा दिस वन। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करें, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में सॉल्यूशन हम देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको मोल फ्रैक्शन बताना है किसका, सल्यूट का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बताना है किसका, आपका सल्यूट का। और क्या दे रखा है, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलल। अब देखो मैंने आपको बताया था मोलर, यहां लिखते हैं साइड में, मोलर अगर लिखा हुआ आता है तो बात हो रही है मोलेरिटी की, और अगर मोलर लिखा हुआ आता है ये मोलल, तो बात होती है मोलेलिटी की। समझ में आ गई बात। अब यहां पर क्या है, मोलल, मोलल का मतलब है हम इसकी बात कर रहे हैं, मोलेलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखो मोलेलिटी, मोलेलिटी का मतलब क्या, मोलेलिटी का मतलब क्या, मोलेलिटी का मतलब स्मॉल m। ठीक है, देखो जरा स्मॉल m क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी को अगर आप थोड़ा सा एक्सपांड करो तो आप मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह लिख सकते हो मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आप लिख सकते हो।
किसमें, केजी में। ठीक है, फॉर्मूला बेस पे अगर हम लिखें तो स्मॉल m बराबर मास ऑफ सॉल्यूट को WB हम लिखेंगे अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, यानी हम इसको MB लिखेंगे। सॉल्यूट को हम B लिख रहे हैं और सॉल्वेंट को A लिख रहे हैं, यहां पर क्या हो गया WA। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। अब टर्म समझनी होगी, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल प्रेजेंट इन, 1 मोल प्रेजेंट इन, अब देखो एक्वस सॉल्यूशन है यानी 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब यही हुआ है भाई। 1 मोलर का मतलब क्या हुआ, अगर 1 मोलर होता तो आप बोलते हैं 1 लीटर। समझ में आ रहा है, यहां पर क्या है 1 मोलर है, यानी कि 1 मोल प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं ऐसा बोलूं तो यहां पर आपको सॉल्यूट की जो वैल्यू है वो तो आपको मिल रही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोल्स आपको मिल रहे हैं डेफिनेटली। यहां पर क्या है 1 मोल प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। अब 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब यहां पर आपको क्या क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के बारे में मोल फ्रैक्शन बताना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये क्या होगा, ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता है कितना है, 1 है। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालें, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर 1000 ग्राम है, ये क्या है मास, किसका मास है, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर का है। तो यहां पर मोल्स निकाल सकते हैं हम, मोल्स ऑफ A यानी सॉल्वेंट के हम मोल्स निकाल रहे हैं, तो क्या होगा मास यानी 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 55.5, ये आपके पास बेटा आएगा Na यानी नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है अपॉन 1 प्लस और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है 55.5। एक बार इसके आंसर को कैलकुलेट करें और फिर बताते हैं कि आपको आंसर कितना आ रहा है। जस्ट ए मिनट, 1 डिवाइड बाय 56.5, ओके, इसका आंसर आ रहा है बेटा 0.02। तो क्या आपका आंसर है 0.02? यस, दिस इज योर आंसर, देख लो 0.027। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, चलो आओ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 20%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आप बोल सकते हो माय फेवरेट क्वेश्चन है अभी तक का। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन हमें करना है। तो देखो आपके पास जो सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना, आपके पास जो सॉल्यूशन है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक तो है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। इन 2 चीजों से मिलकर आपका सॉल्यूशन बनता है। बात कर रहे हैं सॉल्यूट की, तो आपके पास क्या है 20% एक्वस सॉल्यूशन है, किसके अंदर, देखो वाटर के अंदर। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज, यानी कि सॉल्यूट मेरा कितना है 20% है। 20% का मतलब 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है मेरे पास 20 ग्राम मेरे पास क्या है H2O2 है। अगर मेरे पास 20 ग्राम H2O2 है तो सॉल्वेंट मेरे पास डेफिनेटली 80 ग्राम होगा, जो कि क्या होगा मेरे पास वाटर होगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब आपको बताना है क्या, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2, यानी मोल फ्रैक्शन मुझे किसका बताना है, वाटर का। तो यहां चेक करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना होता है बेटा, मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल्स हम यहां लिख रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए टोटल मोल्स का मतलब क्या। टोटल मोल्स का मतलब H2O2 के मोल्स और H2O के मोल्स, दोनों के मोल्स। अब सबसे पहले मोल्स निकालो बेटा। मोल्स कैसे निकालेंगे, देखो मैं साइड में निकाल रहा हूं।
मोल्स ऑफ, सबसे पहले हम H2O निकालते हैं। अगर H2O, ये रहा H2O, कितना है भाई हमारे पास H2O 80, तो मास हो गया अपॉन मोलर मास कितना होता है बेटा 18, पता होना चाहिए। उसके बाद मोल्स निकालते हो आप किसका, मोल्स ऑफ H2O2, ये निकालते हो। तो बेटा इसका मास कितना है आपके पास, इसका मास है आपके पास 20 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना होता है, देखो ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो कितना हो गया 16 2 जा 32 और प्लस 2 कितना हो गया 34। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं हम और फिर बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा सबसे पहले 80 डिवाइड बाय 18 करा, जब हम 80 डिवाइड बाय 18 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है प्यारे बच्चों 4.44। ओके 4.44 आता है। और जब हम 20 डिवाइड बाय करते हैं कितना 34, तो हमारे पास आंसर आता है बेटा 0.59। ठीक है 0.59, 0.59। ओके ये दो आंसर हमारे निकल गए। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या करेंगे, मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O कितना होता है आपका, कितना आया 4.44 अपॉन 4.44 प्लस का 0.59। ओके इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं 4.44। ठीक है पहले इनको ऐड करें, 4.44 में प्लस किया हमने कितना 0.59, तो आपका आंसर आ रहा है 5.03, यानी कि 4.44 में डिवाइड किया इसका तो आंसर आ रहा है 5.03। ठीक है, और अब अगर हम डिवाइड करें तो कितना आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर आ रहा है लगभग 0.87 के आसपास। ठीक है 0.87 के आसपास आपका आंसर आ रहा है, मगर हो गया टेंशन। क्या टेंशन हुआ कि सर हमें तो ऑप्शन में 0.87 तो दिया ही नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो क्या है। देखो बेटा अगर आप बात करो 77 अपॉन 68 की, तो देखो ऊपर बड़ी डिजिट है नीचे छोटी डिजिट है, यानी इसका आंसर आपको मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग में। आपका आंसर आ रहा है 0.87, यानी कि यह वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद यहां बात करो 20 डिवाइड बाय 80, 20 डिवाइड बाय 80 का मतलब कितना होता है 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25, वो भी हमारा आंसर नहीं है। और यहां 80 डिवाइड बाय 20 देखो कितना आ रहा है 4, ये तो है ही नहीं, यानी इसका आंसर कितना हो गया 68 अपॉन 77। यानी कि अगर आप 68 अपॉन 77 करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0.87। ओके चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू। जो मोल फ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इन चार में से आपको करेक्ट बताना है। पहला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बेटा ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है मोलेरिटी का। किसका फॉर्मूला होता है, ये मोलेरिटी का फॉर्मूला होता है, जिसको आप क्या लिखते थे कैपिटल M लिखा करते थे। तो ये फॉर्मूला तो मोल फ्रैक्शन का नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला बेटा नॉर्मेलिटी का होता है। आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है, ये भी फॉर्मूला नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, ये भी नहीं होगा। तो आपके क्या होंगे, तीन ऑप्शन तो हो गए गलत, 1 2 3 ये वाला, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कांस्टेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कांस्टेंट। हमने आपको बताया था कोई भी कांस्टेंट की बात करो, चाहे आप सोल्यूट की बात करो या सॉल्वेंट की, ऊपर रख दो, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स को रख दो। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर
डिपेंड करेगा वॉल्यूम के ऊपर, यानी टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। और वॉल्यूम जो होता है इनमें से एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगता है, और वो होता है आपका मोलेरिटी। मोलेरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहां पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि मोलेरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। ठीक है, तो टेम्परेचर उससे इफेक्टेड होगा। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है एक न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा क्वेश्चन पढ़ो। The molality of 90% H2SO4 solution whose density is given as 1.8 ग्राम पर ml। ठीक है, यानी डेंसिटी आपको दे रखी है और 90% आपका क्या है, H2SO4 सॉल्यूशन है। तो हम इस क्वेश्चन में मानेंगे let the volume of solution be 1 लीटर। 1 लीटर को हम 1000 ml भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। बोलो यस और नो, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है, यस। मास ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा जब आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ। तो डेंसिटी कितनी है आपके पास, डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर ml, और इसको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम जो कि आपको मिलीलीटर में दिया गया है, वो कितना है 1000 ml। ठीक है, ml से ml कैंसिल आउट करो तो आपका आंसर आता है 1800 ग्राम। ये क्या आया बेटा आपके पास, ये आया मास ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। अब क्या कर सकते हो आप, आपको दे रखा है इस मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, 90% H2SO4 है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, मास ऑफ H2SO4 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, टोटल आपके पास मास है 1800 और इसका 90% H2SO4 है, यानी कि डिवाइड बाय क्या करो 100। 90% का मतलब 90 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो कैसे करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। इसका आंसर आया है आपका 8 9 72 7, ये आपका आ गया 1620 ग्राम। ओके, 1620 ग्राम आ गया। ये क्या है बेटा, मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट ये क्या है बेटा, सल्यूट है, क्या है ये आपका सल्यूट। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है मास ऑफ सल्यूट आ चुका है, तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हो आप, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है 1800 जो कि अभी पीछे निकाला है हमने। मास ऑफ सॉल्यूट अभी अभी आपने निकाला है 1620। ओके, जब आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस करोगे तो आपको 180 ग्राम मिलेगा, और ये 180 ग्राम बेटा क्या होगा आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब आपको व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट मोलेलिटी, है ना। तो मोलेलिटी क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, किसमें, किलोग्राम में। ठीक है बेटा, किलोग्राम में। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, मास ऑफ सल्यूट आपको दे रखा है 1620 है आपके पास, अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट आपका H2SO4 है, इसका मोलर मास बेटा होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, 98 निकाल भी सकते हो। उसके बाद आपका क्या होता है, सॉल्वेंट का मास कितना है बेटा, 180 ग्राम है, मगर क्योंकि ग्राम में है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा 1000, तो ये किसमें होगा, किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और कैसे करोगे आप,
बताओ और कैसे करोगे? आप ऐसा कर सकते हो कि इसको आप 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 9 जा 18, 2 से कटा 2 8 जा 16, यस और नो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और ये 0। ठीक है बेटा, अब क्या कर सकते हो, आप वापस इसको 2 से कट कर सकते हो, 2 4 जा 8, 1, 2 9 जा 18। ठीक है, और इसको 2 से काटोगे, 2 4 जा 8, 0 5। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 405 को मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ, 100 के साथ। ओके, डिवाइड किया हमने 49 से और फिर डिवाइड किया 9 से। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है 91.84, लगभग बराबर है इसके। ठीक है, तो दिस वाज योर आंसर। ओके, सी इज योर आंसर। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने आया है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को आपको मैच करना है। ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट भी आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। दैट्स व्हाई हमने इस क्वेश्चन को यहां पर लिया भी है। ठीक है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ आपको मैचअप करने हैं और मैचअप हम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को आप डिसॉल्व कर दो और उसके बाद सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाए, उसको हम कहते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहां पर, ध्यान से देखो, अ सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इंपॉर्टेंट टर्म यही है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature। टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करोगे तो क्या होगा, सोल्यूट का अमाउंट भी क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किससे बोल सकते हो, डी ऑप्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन से दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, देखो यहां लिखा हुआ है क्या, ये देखो, सॉल्यूशन विथ 2 कंपोनेंट्स। ओके, बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होता है solution having same osmotic pressure at a given temperature as that of a given solution। यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, वो पास होने देता है अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सोल्यूट और सॉल्वेंट को। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है जरा चेक करो, अ सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ अनदर। ऑब्वियसली बात है, यही आपका क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या आता है, चेंजेस आता है। इसके बाद बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूशन आपका क्या होता है बेटा, सॉलिड फेस में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। और बात करते हैं हाइपरटोनिक की, लास्ट ही बचा है तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या किया, मैच द फॉलोइंग को कंप्लीट किया है। आओ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल आ गया। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। इस न्यूमेरिकल को धीरे धीरे करेंगे, प्यार से और बहुत समझ समझ के। देखिए जरा, द डेंसिटी ऑफ 3 कैपिटल एम, 3 कैपिटल एम को समझ लेना, ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। मोलिलिटी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले बात, मोलिलिटी होती क्या है, मोलिलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, बार बार लिखो याद होगा, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, डन, ये हो गया कंप्लीट। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी WB है ना, अपॉन क्या लिख सकता हूं, MB, बोलो यस और नो, इनटू ये क्या आ जाएगा, WA, वो किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा, ये आपका स्मॉल m होता है। यही आपको क्या करना है, कैलकुलेट भी करना है। तो आपके पास ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, है ना। MB की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी, NaCl है, MB की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है 3 कैपिटल M। 3 कैपिटल M का मतलब क्या होता है, 3 कैपिटल M मीन्स, कैपिटल M होता है मोलेरिटी। कैपिटल M क्या होता है, मोलेरिटी। मोलेरिटी का मतलब होता है 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन
1 लीटर सोल्यूशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1000 ml सोल्यूशन। ठीक है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ बेटा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया कि भाई मेरे पास ये तो क्या है, ये मेरे पास सल्यूट है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सल्यूट। अब सल्यूट के मोल्स अगर मेरे पास हैं तो क्या मैं मास निकाल सकता हूं? यहां पर निकाल के देखते हैं। अगर मैं बोलूं मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी कि MB बोल दूं, मोल्स बराबर क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। ओके, नाउ मोल्स आपके पास है 3, मास नहीं पता करना है, और मोलर मास कितना होगा NaCl का, Na का 23 और 35, देखो 23 और 35.5 यानी 58.5, यानी कि ये क्या हो गया 58.5, यानी यहां से W भी निकल जाएगा आपका 58.5 को मल्टीप्लाई करो कि आप किससे, 3 से, तो ये मास निकल जाएगा किसका, सल्यूट का। देखो 3 5 जा 15, 1 3 8 जा 24 और 1 25, 2 3 5 जा 15 16 17, तो आपका आ गया 175.5। ओके, ये आपका क्या आ गया, WB। ये देखो, इसको ध्यान रखना, ये आप एक चीज की वैल्यू ये निकाल चुके हो, आप ये वैल्यू आप निकाल चुके हो। अब क्या करोगे, बोलो अब क्या करोगे, ये चीज आपके पास है, देखो स्मॉल m निकालना है, WB आपके पास आ गया क्या, WB आपके पास आ गया है 175.5, 175.5। ठीक है, अच्छा, अपॉन MB, MB यानी मोलर मास, ये कितना है आपके पास, ये आपका है 58.5, 58.5, ये भी आ गया। अब यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, मगर क्या है हमारे पास, हमारे पास डेंसिटी है। डेंसिटी कितनी है, इतनी। तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यही होता है। अब डेंसिटी आपको दे रखी है 1.25, मास ऑफ सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां से आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, आप डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम से। डेंसिटी कितनी है आपके पास, 1.25 है ना, ग्राम पर ml है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम कितना है 1000 ml है। ठीक है, कैंसल आउट हो जाएगा तो कितना निकलेगा 1250, चेक करो 1250 ग्राम निकल जाएगा ये आपके पास। देखो ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आया। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकल सकता, डेफिनेटली निकल सकता है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 1250 में से आप माइनस करो किसको, मास ऑफ सॉल्यूट को, यानी 175.5 को। ठीक है, इसका आंसर निकाल के बताते हैं आपको कितना आ रहा है। देखो जरा 1250 माइनस करा आपने 175.5। ओके, ये आपका आंसर आ गया 1074.5, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, यहां पर आप रखो 1074.5। ठीक है, अब इसकी अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के दिखाओ कितना हो गया, 175.5 में डिवाइड करो आप 58.5 का। ओके, डिवाइड करो 1074.5 का, तो आपका कितना आ रहा है, दोबारा करेंगे हम 175.5। अच्छा, ये किसमें है, ये किसमें बेटा, ग्राम में है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से। बेटा ये किसमें था, किलोग्राम में होता है ना, आया किसमें है, ग्राम में आया ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करोगे, 175.5 को मल्टीप्लाई करो 1000 से, डिवाइड करो आप 58.5। ओके, देन डिवाइड करो 1074.5। इसका आंसर आ रहा है 2.79 अप्रोक्सीमेट, यानी दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, सो ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15, जिसको हमने क्या करा, डिस्कस किया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन के ऊपर डिपेंड करती है। बड़ी सिंपल सी बात है,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज होते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, चेंज होती है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए करना चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, देखो बेटा सॉल्यूशन क्या कहता है क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला है CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन जिसका फॉर्मूला CH2Cl2 एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 200 mmHg। 200 mmHg किसका है बेटा, क्लोरोफॉर्म का, और 41.5 mmHg किसका है, डाइक्लोरोमीथेन का। ठीक है, वेपर प्रेशर आपको दे रखा है क्या, यहां पर देखो कुछ अमाउंट दे रखा है आपको 25.5 ग्राम, ये तो आपका CHCl3 दे रखा है, और 40 ग्राम आपको CH2Cl2 दे रखा है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, बोलो आपको क्या निकालना है, प्रेशर, वेपर प्रेशर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम देखेंगे। टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है PA0 XA प्लस PB0 XB, ये टोटल फॉर्मूला होता है। अब प्योर वेपर प्रेशर किसका दे रखा है, देखो प्योर वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 200 mmHg और 41.5 mmHg, ये आपको प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है किसका, क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का। भाई ठीक है, हमने यहाँ 200 लिख दिया इनटू XA यहां लिख दिया, प्लस PB प्योर वेपर प्रेशर 41.5 लिख दिया, ठीक है, और इनटू क्या लिख दिया, XB लिख दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मोल फ्रैक्शन A निकालेंगे हम। X क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो देखो यहां साइड में आएंगे हम और करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A होता है मोल ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखो ध्यान से, A जो है ना बेटा, A की जगह अपन क्या लिखेंगे, A की जगह लिखेंगे अपन CHCl3। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखते हैं इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, CHCl3 का, ऐसे लिखते हैं इसको, ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ CHCl3 अपॉन मोल्स ऑफ CHCl3, ठीक है, प्लस का मोल्स ऑफ क्या है सेकेंड, CH2Cl2, ठीक है। तो दोनों के मोल्स निकालने, तो देखो सबसे पहले मोल्स ऑफ CHCl3 निकाल लो, मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास होता है। CHCl3 का मास दे रखा है क्या, ये रहा 25.5 अपॉन मोलर मास कितना होता है CHCl3 का, निकालो। मोलर मास देखो यहां पर दे रखा है कितना, CHCl3 का 119.5, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे 2 मिनट में। उसके बाद मोल्स ऑफ क्या निकालना है, CH2Cl2 निकालना है, ठीक है। CH2Cl2 कितना होता है भाई, कितना दे रखा है आपको, मास कितना दे रखा है, सबसे पहले बताओ। मास आपको दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है। तो 40 अपॉन इसका कितना मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 85U, तो यहां कर दिया 85, ओके। तो यहां से आंसर निकालो, सबसे पहले कितना आ रहा है आपका, देखो जरा 25.5 डिवाइड बाय 119.5, ओके। ये आंसर आया है 0.21, ओके। देन उसके बाद आया है 40 डिवाइड बाय 85, ये आपका आया है 0.47। दो आपके क्या आ गए, 2 आपके मोल्स आ गए। ऑब्वियसली बात है, आप क्या कर सकते हो, X मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 आप निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 कैसे निकलेगा बेटा, ये देखो ऊपर निकाल के बताता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 किसने, मोल्स ऑफ CHCl3 कितना है 0.21 अपॉन क्या आ गया 0.21 प्लस
0.47। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया XCHCl3 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो, देखो कितना आया, 0.21 प्लस 0.47। ठीक है, यह आपका है 0.68 और डिवाइड बाय 0.21। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका निकल रहा है 0.21 डिवाइड बाय 0.68, तो यहां पर आ रहा है 0.31। ठीक है, 0.31, यानी आपका क्या है, ए क्या था आपका, CHCl3, तो वहां देखो CHCl3 का आपने कितना निकाला है, 0.31, यानी 200 को मल्टीप्लाई किया 0.31 से प्लस 41.5। ठीक है, इनटू, अब क्या निकालोगे, सेम क्वेश्चन निकालोगे किसके ऊपर, CH2Cl2 के ऊपर। तो CH2Cl2 कैसे निकालोगे, CH2Cl2 का मोल कितना निकला बेटा, 0.47 अपॉन, नीचे टोटल तो सेम रहेगा 0.68, ये तो सेम रहेगा, तो कितना आएगा, 0.47 डिवाइड बाय 0.68, यह आपका आ गया 0.69। ठीक है, 0.47 डिवाइड बाय 0.68, ओके, 0.69 आ गया, तो यहां पर क्या आ गया भाई, 0.69 आ गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, देखो जरा क्या हो रहा है, 200 को मल्टीप्लाई किया 0.31 से, तो ये आपका आ गया 62 प्लस 41.5 को मल्टीप्लाई किया आपने 0.69 से, तो ये आ गया 28.64, और जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो 62 प्लस 28.64, तो ये आपका आ गया 90.64। पी टोटल कितना आया बेटा, mmHg, ये आपका आना चाहिए आंसर 90.64। क्या इनमें कुछ है ऑप्शन, ये देखो यहां पर ई ऑप्शन इज द करेक्ट, 90.38 इज अप्रोक्सीमेटली आंसर। ओके, डन, ठीक है बच्चों, चलो क्लियर है पूरा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द लॉज गिवन इन कॉलम नंबर 1 विथ एक्सप्रेशन गिवन कॉलम नंबर 2। तो यहां पर डायरेक्टली आपको रिवाइज करने के लिए हमने ये मैचअप लिए हैं ताकि आप फॉर्मूले को एक बार फिर रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। पहला हम क्या बात करते हैं, रॉल्ट लॉ की। रॉल्ट लॉ क्या होता है भैया, रॉल्ट लॉ होता है ये वाला, P बराबर क्या होता है, P01x1 प्लस P02x2, अभी अभी हमने लिखाया भी था आपको। फिर उसके बाद हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ होता है P = KH × X, जहां पर X क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है किसका, सल्यूट का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखो इनमें जो B लिखा हुआ है वही आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। फ्रीजिंग पॉइंट में F जहां लिखा हुआ है दिस इज द करेक्ट। और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं तो पाई = क्या होता है, CRT। ओके, तो अगर मैं इनके आंसर्स की बात करूं तो A का जो आंसर होगा वो A का आंसर होगा 3, B का जो आंसर होगा वो होगा 5, C का आंसर जो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो होगा 4, D का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, और E का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। ओके बेटा, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस। आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आया है आपके सामने, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। आपको क्या बोला है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले देखो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, वो होता है PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, ये होता है। अब यहां पर अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ B की बात करो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन Na प्लस Nb। ओके,
ये होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बात करते हैं। आगे हम क्या बोल रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि Na इज ग्रेटर देन इक्वल टू Nb, तो आप क्या बोलोगे, तो आप ये बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, Nb अपॉन Na के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। यानी कि आपने क्या बोला, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये वाला पूरा, देखो अगर Pa नॉट माइनस Pa, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, ये आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा जब आप डिवाइड करोगे Pa नॉट का, ठीक है। ये आपका इसके बराबर होता है, यानी मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं, मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो दो चीजें हमारे पास है, सॉल्यूशन जो हमारा बन रहा है वो दो चीजों से बन रहा है, एक तो ग्लूकोज से बन रहा है और एक किससे बन रहा है, वाटर से बन रहा है, दो चीजों से बन रहा है। अब आपको क्या बोला है, 90 ग्राम वाटर है, वाटर 90 ग्राम है, ठीक है, 90 ग्राम वाटर है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, ये 18 ग्राम है, ठीक है भाई। दोनों के आपको क्या दे रखे हैं, मास दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इसके क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसके निकालो, सबसे पहले देखो मास अपॉन मोलर मास, ग्लूकोज का कितना होता है बेटा 180, कितना होता है बेटा 180, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, 1/10, 1/10 का मतलब कितना होता है 0.1, बार बार बोलता हूं मोलर मास कुछ याद होने चाहिए, ठीक है। तो 0.1 इसका आ गया, इसका निकालो 90 डिवाइड बाय वाटर का कितना होता है 18, कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 5, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला आपने, ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया आपने, तो क्या करोगे भाई इसका, Nb क्या है, B क्या होता है, Nb बोलो, Nb क्या होगा, चेक करके बताओ Nb क्या होगा, बताओ भाई Nb क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या है यहां पर, सल्यूट आपका क्या है, सल्यूट आपका है ग्लूकोज, ग्लूकोज आपके पास क्या है सल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है आपके पास वाटर। तो सॉल्वेंट को तो नीचे रखोगे, सॉल्वेंट वाटर है ना, वाटर को तो नीचे रखोगे, कितना आया 5 अपॉन ये कितना आया 0.1, ठीक है। अब यहां से घटाओगे तो 1 बाय कितना होगा 50, 1/50 को सॉल्व करो, कितना आया 0.02 के आसपास, 0.02। ये देखो इसका आंसर बी दिख रहा है कुछ, 0.0196 है, यानी इसका मतलब क्या है ये 0.02, तो इसका आंसर नंबर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अ सॉल्यूशन हैज अ 1:4 moles ratio of pentane to hexane. The vapor pressure of the pure hydrocarbon at 20 degrees Celsius are this one, 440 mm, चलिए ओके, क्या है हमारे पास 440 mm Hg है पेंटेन के लिए, और 120 mm Hg किसके लिए, हेक्सेन के लिए। आपको मोल फ्रैक्शन बताना है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आप अगर बात करो किसकी, पी टोटल की, तो वो क्या होता है, वो होता है Pa नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ठीक है भाई, ये होता है सर डन। अब Pa नॉट क्या होता है, Pa नॉट होता है प्योर वेपर प्रेशर, जो आपको दे रखा है किसका 440 mm Hg पेंटेन के लिए और 120 mm Hg हेक्सेन के लिए। तो मैं A को पेंटेन मान रहा हूं और B को क्या मान रहा हूं, हेक्सेन। तो 440 आ गया यहां पर N2, X यानी मोल फ्रैक्शन, ठीक है, A यानी 1, यानी 1 बाय कितना हो गया बेटा 5। अरे भैया पेंटेन के लिए 1 है, हेक्सेन के लिए कितना है 4 मोल है, तो टोटल मोल 5 हो गए, रेशियो निकालेंगे तो 1/5, और अगर मैं हेक्सेन के लिए बात करूं 4/5, ठीक है, प्लस इसके लिए कितना हो गया 120 N2, इसके लिए क्या होगा 4/5, ओके। चलो इसको सॉल्व करा, आंसर निकालो, 5 से कटा ये 5 1 जा 5 8 जा 40,
है ना, 4 बचा तो 5 कितना बचा, 4 कितना हो गया, 5 8 जा 40, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 440 में डिवाइड करेंगे 5 का, 5 8 जा 40, 4 बचा 0, 5 8 जा 40, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया, 88 आ गया, प्लस यहां पर इसको सॉल्व करो, 5 की टेबल में काटो इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 4 जा 20, यानी कितना आ गया, 4 4 जा 16, 196, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो तो बच्चों क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 96 और 88, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, इनको करोगे तो ऐड आएगा 4 और 9 17 और 1 18, 184 आएगा। क्या आएगा बेटा, 184। ये तो टोटल आया है, क्या है ये, टोटल 184, ठीक है, mmHg। अब बेटा आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेस, इन वेपर फेस, वेपर फेस से बताओ कितना होगा। तो आप क्या करोगे, वेपर फेस के लिए कितना निकला है आपके पास बेटा, पेंटेन का, पेंटेन है ना, पेंटेन का कितना निकला है, 88, ये 88 निकला है। तो आप क्या करोगे, 88 में डिवाइड करोगे टोटल मोल फ्रैक्शन का, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो। तो 184 का आप क्या करोगे, डिवाइड, एक बार डिवाइड करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, 88 में डिवाइड करा आपने किसका, 184 का, तो आपका कितना आ रहा है, 0.48 के आसपास आपका आंसर आ रहा है। तो इनको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.48, जो कि ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B are 80 torr and 60 torr. The total vapor pressure of solution obtained by mixing 3 moles of A and 2 moles of B. तो आपको बताना है टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। तो देखो बच्चों, टोटल वेपर प्रेशर देने की क्या कंडीशन होती है, क्या फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सोल्यूशन में हम बात करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर जो दिया जाता है वो दिया जाता है P नॉट ऑफ A XA प्लस P नॉट ऑफ B XB से, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। प्योर वेपर प्रेशर आपको दे रखा है कितना, 80 इंटू XA आपको कितना दे रखा है बेटा, मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। तो यहां पे क्या हो गया, 3 मोल दे रखा है A के, 3 अपॉन टोटल मोल्स हो गए 5, प्लस यहां पर कितना हो गया, 60 आपका प्योर वेपर प्रेशर हो गया, और B का कितना है बेटा, 2 मोल्स, तो 2 अपॉन टोटल कितना हो गया, 2 + 3 5। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 3 जा बेटा 48 हो गया, प्लस 5 से काटा ये 12 बार कटा, 12 2 जा कितना हो गया 24, यहां पर कितना हो गया बेटा 48 + 24 हो गया 72 टॉर, ठीक है। दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर, तो 72 टॉर इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो आओ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब आपके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगले क्वेश्चन में आपको ये बात करनी है कि, चलो अगले क्वेश्चन में आपको बात करनी है विच हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। तो देखो, अगर मैं ग्रुप में बात करता हूं पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर आप सॉलिड की तरफ जा रहे हो, अगर आप सॉलिड की तरफ जा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है बच्चा। बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहां पर अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट की जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी HF की, फिर उसके बाद होगी HCl की, फिर होगी HBr की, और फिर होगी सबसे ज्यादा HI का। क्या बोला हमने, बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस, ठीक है। क्यों HI का, क्यों HI का सबसे ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है, मगर एक गड़बड़ होगी यहां पर, क्या, HF। फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। यानी कि अगर आप ट्रूली इसकी सीक्वेंस देखनी चाहते हो तो इसका ट्रू सीक्वेंस होगा HCl, HBr, HI, और फिर क्या होगा, फिर होगा HF। ये मैंने क्या बताया,
ये मैंने बताया आपको बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस, ठीक है। अब आपको बात करनी है मैक्सिमम वेपर प्रेशर की, तो बेटा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे कम। और अगर मैं HCl की बात कर रहा हूं तो HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, सबसे कम, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा HCl, ठीक है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन, सबसे पहले देखो बात करो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नहीं। अगर आप किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को यानी कि सोल्यूट को अगर आप डालते हो तो क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज नहीं होगा बल्कि वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर अप टू बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट तक बढ़ाने पर आपके वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट से एक्सटेंडेड कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो प्रेशर जिसके ऊपर आपका कोई लिक्विड क्या हो जाता है, बॉइल होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन, टेम्परेचर अप टू बॉइलिंग पॉइंट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो आओ अब बात करते हैं, भाई हमारा आंसर जब हमें मिल जाएगा तो उसके बाद अननेसेसरी हमें अपने टाइम को खराब नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके आंसर आपको डायरेक्टली याद करने, एनसीईआरटी में डायरेक्टली देखा है आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसका डेल्टा वी का वैल्यू क्या होता है, जीरो, डेल्टा एस का वैल्यू क्या होता है, जीरो, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और जहां पर ऐसा नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और इनमें हमारा वो ऑप्शन क्या होगा, इनमें हमारा जो बेंजीन टोल्यूइन है वो आइडियल सॉल्यूशन है, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन ये भी आइडियल सॉल्यूशन है, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड दिस इज आल्सो एन आइडियल सॉल्यूशन। तीनों आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। हमसे पूछा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज CCl4 और CHCl3। दिस इज द फोर्थ ऑप्शन विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो अब लास्ट में क्या आते जा रहे हैं बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं, इनको अपन को थोड़ा सा फास्ट आपको करना है, ठीक है, समझ के। मगर इफ टू लिक्विड्स A and B फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, सबसे पहले एजियोट्रॉप का मतलब समझो आप क्या होता है। एजियोट्रॉप का मतलब होता है कोई भी दो लिक्विड है, अगर दो लिक्विड को अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, ऑब्वियसली बात वो क्या कर रही है, वेपर बना रही है। अगर लिक्विड में जो अमाउंट हो रहा है वही आपका क्या है, वेपर में भी अमाउंट है, तो उसको क्या कहा जाता है, एजियोट्रॉप कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, टू लिक्विड्स A and B फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट सम स्पीशीज कंपोजिशन, देन अगर मैं बात मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की करता हूं तो AB इंट्रैक्शन जो होगा, क्या बोला मैंने, AB इंट्रैक्शन जो होगा वो किससे वीक होगा, वो AA इंट्रैक्शन और BB इंट्रैक्शन से क्या होगा, वीक होगा। क्या बोला मैंने, अगर मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करता हूं तो क्या होगा बेटा, AB इंट्रैक्शन जो होगा वो वीक होगा किसके कंपैरिजन में, AA और BB के कंपैरिजन में। क्या इनमें से कोई ऑप्शन है हमारा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, AB इंट्रैक्शन आर वीकर देन दोज ऑफ बिटवीन AA एंड BB। ये स्टेटमेंट मैंने अभी अभी कहा था, किसके लिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखो जरा इसको कैसे करेंगे। देखो KH यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है फॉर आर्गन, CO2, HCHO एंड CH4 आर दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, चारों की वैल्यू को लिख देते हैं। आर्गन की वैल्यू को कितनी लिखी है हमने, आर्गन की वैल्यू है 40.39। उसके बाद CO2 बेटा कितनी है, CO2 आपकी है 1.67, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास HCHO, ये कितनी है आपके पास
1.83 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, माइनस का 5। ओके, इसके बाद क्या है आपके पास, इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्या है बेटा, CH4 मीथेन। मीथेन की वैल्यू कितनी है, मीथेन की वैल्यू है 0.413। अगर मैं इन पैरामीटर्स को देखता हूं तो मेरे को एक ही ऑप्शन सही लगता है। अगर मैं इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी की बात करूं, क्या मतलब, मैं ये बोलूंगा कि जिसकी सॉल्युबिलिटी किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी जिसकी केएच की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा कम। क्या बोला मैंने, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी जिसकी केएच की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम। तो यहां पर केएच की वैल्यू एक बार चेक करो, सबसे कम किसकी है। ये देखो, ये डेटा आपको दिख रहा है, ये माइनस में दिख रहा है, यानी केएच की वैल्यू ये क्या है, सबसे कम, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। यानी कि देखो HCO की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। अब और कहां है, ये भी है, और दो ऑप्शन है, यानी कि दो ऑप्शन तो ये ए और बी वाला ऑप्शन तो क्या होगा, कैंसल आउट हो गए। अब बचे सी और डी। अब देखो ये वाला तो सही है, अब इसके पहले वाला चेक करो, CH4 का कितना है बेटा, 0.413, और इसका कितना है CO2 का 1.67। तो बताओ इनके बाद क्या आएगा, ये वाला ही आएगा ना, CH4, इसलिए हमने बोला है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आ रहा है बेटा, जिसकी KH की वैल्यू कम उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि KH जो होगा, ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि KH जो होगा, है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा सॉल्युबिलिटी के। जिसके KH की वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। चलो डन, अगला आ जाओ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। द यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, पहला ही ऑप्शन सही है आपका, केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन किलोग्राम पर मोल, देखो किलोग्राम पर मोल को आप क्या बोलते हो, मोलिलिटी इनवर्स भी आप कहते हो। कैसे, चलो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। देखो ये कैसा है समझना है। देखो जो इबिलियोस्कोपिक है, इबिलियोस्कोपिक, इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां से आप क्या करो, अगर आप ये लिख रहे हो केल्विन, एक बार चेक करना, मोलेलिटी इनवर्स, अगर आप ये लिखते हो तो यहां पर एक बार चेक करो, केल्विन तो है ही सही, मोलेलिटी की क्या यूनिट होती है, मोलेलिटी की यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। बोलो यस और नो। अब आपने क्या बोला, इसका करा आपने इनवर्स, आपने इसका क्या करा, इनवर्स। अगर आपने इसका इनवर्स किया तो केल्विन किलोग्राम ऊपर चल जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा, तो केल्विन किलोग्राम और क्या आ गया, मोल इनवर्स। देखो जरा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये वाली आपकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और थोड़ा सा बढ़िया भी है। देखो ध्यान से कैसे होगा, छोटी सी बात याद रखनी है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो। ओके चलो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको क्या बोला है, आपको बोला है कंसंट्रेशन बताना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बतानी है। कब, जब आपको इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। देखो कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन बराबर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखो मोल्स निकालो। कंसंट्रेशन होता है, देखो सबसे पहले मोल निकालोगे, तो मोल कैसे निकालोगे, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, 20। ठीक है, जब आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे होते हैं तो मोल्स कैसे निकालते हैं, आप इसमें अवोगाद्रो नंबर का डिवाइड करोगे, 6.023 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 10 की पावर ये कितना हो गया बेटा, 23। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, अवोगाद्रो नंबर हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 100 ml। नीचे क्या होता है बेटा, या ध्यान रखो कैपिटल M दे रखा है, यस और नो। तो नीचे क्या होगा 100, तो इसको ml में, तो ऊपर क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। बोलो यस और नो। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो अप्रोक्सीमेटली 6.02 6.023 से कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद 2 0 से हम इस 2 0 को कैंसल आउट कर देंगे, तो भाई बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 10 की पावर 21 अपॉन, नीचे क्या बचेगा 10 की पावर 23। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहां पर आएगा 1/100। ओके,
10 की पावर 2 आएगा, इसका मतलब कितना हो गया 1/100, और 1/100 का मतलब कितना हो गया बेटा 0.01। ठीक है, तो कोई आंसर है क्या इसका 0.01? ये देखो, दिस इज योर आंसर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डन, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन क्या कहता है भाई? When NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed। देखो, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, असर्शन रीजन का है, ध्यान से देखो। When NaCl is added to water, जब NaCl को ऐड किया जाता है वाटर में, a depression in freezing point is observed। बिल्कुल सही बात है, डेप्रेशन हो जाता है किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। रीजन क्या है? द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज डेप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि अगर वेपर प्रेशर में, ध्यान से समझो इसको, समझो ध्यान से, यहां पर क्या हुआ है, अगर वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुआ, क्या उसकी वजह से डेप्रेशन हुआ? डेफिनेटली इसकी वजह से डेप्रेशन हुआ है। यानी कि आप क्या बोल रहे हो, असर्शन जो है वो सही है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, और आप ये भी बोल सकते हो कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी कि यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, और सही रीजन भी है। ठीक है, सही रीजन भी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन मिथाइल एल्कोहल इज एडेड टू वाटर, जब मिथाइल एल्कोहल को ऐड किया जाता है वाटर में, बॉइलिंग पॉइंट, जब मिथाइल एल्कोहल को ऐड किया जाता है वाटर में, बॉइलिंग पॉइंट वाटर इंक्रीज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। नहीं होता भाई, इंक्रीज नहीं होता है। when a volatile solute is added to a volatile solvent, elevation in boiling point is observed। this is not again correct। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो, दोनों ही स्टेटमेंट डायरेक्टली क्या है? इनकरेक्ट है, इसलिए आप बोल दो असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है बेटा, बोथ आर इनकरेक्ट। सो आज हमने बात करी सॉल्यूशन के, जो कि चैप्टर नंबर 2 था आपकी केमिस्ट्री का, क्लास 12 का। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, जो आपके टर्म 1 में आ सकते हैं। होप सो कि ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल रहा होगा। ओके, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।